हेलो एवरीबॉडी। मैं नितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नितेश सर नोट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अप्रैल से लेकर अप्रैल मई और जून का करंट अफेयर्स 3 मंथ्स का हम लोग एक साथ में एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल जो आपके लिए। तो पहला सवाल कि कितने सारे जंगल भूमि जो थे झारखंड में उसको और गैर जंगल भूमि के तौर पर यूज़ करने के लिए कितने सारे प्रोजेक्ट को निरूपण किया गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो जंगल भूमि है गैर जंगली भूमि के कार्य के लिए कौन सा जो स्टेट है, कौन सा मतलब स्टेट में सबसे ज़्यादा डाइवर्जन प्रोजेक्ट का हुआ है पूरे भारत में। तो ये दो क्वेश्चन का जवाब मैं सबसे अंतिम में दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल 2020 यहाँ पे कहता है कि कोविड-19 जब हुआ था तो झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च की थी एक प्रज्ञम ऐप। तो प्रज्ञम ऐप किसके लिए था? ई पास इशू करने के लिए, जिसमें क्या था, बहुत सारे एसेंशियल डिलीवरीज, मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज थे उसमें डिलीवरीज जो जो सब्जेक्ट में आते थे उसके लिए वो ई पास झारखंड सरकार ने जारी किया था। और उस झारखंड सरकार के जो ऐप का नाम था वो क्या था? प्रज्ञम ऐप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोविड-19 में कौन सा ऐप झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो प्रज्ञम ऐप लॉन्च किया था। तो प्रज्ञम ऐप टू इशू ई पासेस टू एवरीवन एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस। तो जितने भी लोग डिलीवरी करते थे एसेंशियल सर्विस का उनको ई पास जारी किया जाता था प्रज्ञम ऐप से। और ये कब जारी किया जाता था? तो ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन। तो पूरा भारतवर्ष में क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी वक्त में प्रज्ञम ऐप को जारी किया था हेमंत सोरेन ने। सो कॉम्बेट कोविड-19 डिजाइन लोकली गूगल प्ले स्टोर। तो ये लोकली डिजाइन किया गया था, कहीं बाहर से नहीं, झारखंड में खुद से इसको डिजाइन किया गया था। और कहाँ से डाउनलोड किया जाता था? तो गूगल प्ले स्टोर से। तो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इशू ई पासेस। तो कौन इशू करता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसको कौन इशू करता था इस ई पास को? तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसको इशू करते थे ई पास को टू व्हीकल थ्रू ऑनलाइन मोड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड थ्रू द ऐप। तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता था इसमें, जो ऐप के थ्रू डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे उसी को वेरीफाई करके फिर क्या करते थे? ई पास जारी करते थे। और ई पास जारी कौन करता था? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स जारी करते थे। तो ये जो पास इशू करते थे उसमें क्या था? तो रेगुलर सप्लाई सर्विसेज, जो भी रेगुलर सप्लाई के सर्विसेज होते थे उसको, मेडिकल सप्लाई, या फिर क्या है, बैंकिंग, या फिर अदर नेसेसरी सर्विस जो उस समय ज़रूरत रहता था। फिर कहता था हायर ऑफिशियल्स कैन ऑल्सो वेरीफाई द ई पास ऑन द ऐप एंड अदर डिटेल्स। तो हायर ऑफिशियल्स भी क्या कर सकते थे? इसको वेरीफाई कर सकते थे। और इस ई पास को कहाँ पे? तो उस ऐप में। और उसके जितने भी डिटेल्स अदर अदर दिए हुए थे तो उसको भी वेरीफाई वहीं पे हायर ऑफिशियल्स कर सकते थे। उसमें क्या क्या जो ऑफिसर्स होते थे ई पास में क्या डिटेल्स देखते थे? तो उनका मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी कार्ड, जो पर्सन इंगेज्ड होगा सच ड्यूटीज़ में टू कर्ल द चांसेस ऑफ फेक ई पासेस। तो इसमें क्या होता था कि उसके मोबाइल नंबर, फिर आइडेंटिटी कार्ड, पर्सन जो रहता था, जो डिलीवरी करने के लिए रहता था, उसके जांच किया जाता था हायर ऑफिशियल के थ्रू। और इससे क्या होता था कि फेक ई पास कोई ना बना पाए, इसके लिए ये जांच होता था। फिर इंपॉर्टेंट बनता है 4 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स रिसीव जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था। तो 4 नए नए प्रोडक्ट्स को ये टैग मिला था। तो ये कहाँ था? जीआई रजिस्ट्री हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तमिलनाडु में, जो जीआई रजिस्ट्री को क्या करता है? टैग देता है। इसको क्या किया? ग्रांट किया 4 नए प्रोडक्ट को 3 स्टेट से। तो 3 स्टेट से 4 नए प्रोडक्ट को ग्रांट किया। तो झारखंड का कौन सा आया था? सोहराय खोवर पेंटिंग। एक पेंटिंग है जिसका नाम है सोहराय खोवर पेंटिंग। इसको कहते हैं अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मुरल आर्ट। तो एक तरह का मुरल आर्ट था, दीवार पर क्या करते थे? मुरल बनाकर वो पेंटिंग करते थे, जिसका नाम क्या है? सोहराय खोबर पेंटिंग। तो ये पेंटिंग आप जब भी जाइएगा हजारीबाग के दीवारों में क्या है, इसका उखेर कर बहुत अच्छी तरीके से ये पेंटिंग किया जाता है। और अब झारखंड में जहाँ पे भी जाइएगा तो सोहराय खोबर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जीआई टैग मिला। किसको, कौन दिया जीआई टैग? तो जीआई टैग जो रजिस्ट्री हेडक्वार्टर जिसका तमिलनाडु में है, उसने इसको जीआई टैग दिया। दूसरा स्टेट कौन है? तेलंगाना है। तो तेलंगाना में तेलियाई रुमाल क्लोथ, एक तरह का रुमाल क्लोथ है, वो क्या है? इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विद कॉटन लूम। तो हाथ से बना हुआ क्या है? कॉटन लूम, मतलब कॉटन का हाथ से बना हुआ काम किया हुआ तेलिया रुमाल क्लोथ है। तो याद रखिएगा ये कहाँ का था? तेलंगाना का था, जिसको जीआई टैग मिला है। फिर है थंजावुर नेटिव वर्क्स। थंजावुर का क्या है? नेटिव वर्क्स है। ये एक तरह का पिथ वर्क है, छोटे छोटे धागों से क्या किया जाता है? पिथ का काम किया जाता है। अरम्बौर वुड कार्विंग, चौथा जो मिला हुआ है किसको मिला हुआ है? अरम्बौर वुड कार्विंग को, जो कि वुड पर क्या करते थे? कार्व करते थे। ये कहाँ करते थे? दोनों तमिलनाडु में।
तो दो जो था तमिलनाडु में मिला है, एक तेलंगाना को मिला है और एक झारखंड को मिला। तो झारखंड के लिए क्या था, तो खोबर पेंटिंग जो था उसके लिए मिला हुआ था। नाउ सोहरा खोबर पेंटिंग क्या है, तो याद रखिएगा, इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक mural पेंटिंग आर्ट मेड बाय लोकल ट्राइबल वुमेन ऑफ झारखंड, प्रैक्टिस्ड ओनली इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। तो क्या है कि कौन बनाता है, तो लोकल ट्राइबल वुमेन झारखंड की बनाती है, और मतलब प्रैक्टिस्ड ओनली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज टाइम, तो लोकल हार्वेस्ट जब कटाई होता था, लोकल हार्वेस्ट जब वहाँ पे कटाई का काम होता था, या फिर शादी का क्या होता था, समय होता था, तो ये पेंटिंग को बनाया जाता था। टू मेक दिस लोकली एंड नेचुरली अवेलेबल सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर यूज, तो लोकली मतलब अगल बगल में ही क्या होता था, नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर पे वो मिल जाता था, कौन, सॉइल, और डिफरेंट कलर उसमें यूज़ किया जाता था, उसे सॉइल से क्या करते थे, अलग अलग कलर से बनाते थे उस पेंटिंग को एकदम नेचुरली। सो शोकेस प्रोफेशन, लाइन, डॉट्स, एनिमल फिगर, प्लांट, रिलीजन, आइकोनोग्राफी, तो इसमें क्या होता था, कुछ प्रोफेशन यानी कि क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसको शो करता था, कुछ लाइन होते थे, फिर कुछ डॉट्स होते थे, फिर कुछ एनिमल के फिगर और प्लांट्स के फिगर होते थे, और रिलीजियस आइकॉन्स उसमें होते थे। तो याद रखिएगा कब बनाया जाता था, तो लोकल हार्वेस्ट के समय में और शादी के समय में। जनरली कहाँ पे मतलब कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, तो सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग में। और कौन करते थे, तो ट्राइबल वुमेन ऑफ झारखंड, जितने ट्राइबल वुमेन थे झारखंड के, वो लोग प्रैक्टिस करते थे। इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट विद दूरदर्शन स्टार्ट ऑनलाइन क्लास फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लास के लिए, तो दूरदर्शन के साथ में मिलकर। तो किसके लिए किया, बच्चों के लिए, स्कूल चिल्ड्रन के लिए। सो डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 12, तो 1 से लेकर 12वां तक का क्लास के लिए क्या करेगा, ये ऑनलाइन क्लास चलाएगा। कहाँ पे चलाएगा, तो दूरदर्शन पे। और ये किसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ, तो झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में। तो ये मंडे टू फ्राइडे चलता है डीडी चैनल पे 10 से 2 बजे तक, और 5 दिन चलता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने से कितने बजे तक चलता है, और क्या है कि कितने दिनों तक चलता है, तो ये 5 दिनों तक चलता है। और ये जो चलने का दौर है उसमें क्या है कि 10 से लेकर 2 बजे तक चलेगा डीडी चैनल पे। 1 घंटे का लॉन्ग सब्जेक्ट वाइज क्लास स्पेशली डिज़ाइन बाय यूनिसेफ टीचर्स, तो 1 घंटे का क्लास कौन डिज़ाइन किया है, यूनिसेफ के टीचर्स। ये भी क्वेश्चन बनता है कि झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कोलैबोरेशन हुआ दूरदर्शन के साथ में, उसका जो सब्जेक्ट वाइज क्लास जो डिज़ाइन किया वो किसने किया है, तो यूनिसेफ के टीचर्स। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये दोनों ने मिलकर 1 1 घंटे का प्रोग्राम को क्या किया है, डिज़ाइन किया है। ये कहाँ कहाँ और अवेलेबल होगा, तो ऑल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब पे मिलेगा। सुबोध कुमार डायरेक्टर हैं दूरदर्शन केंद्र के रांची के। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लासेस और टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी विल बी प्रोवाइडेड वेयर स्टूडेंट कुड रजिस्टर देयर डाउट्स, तो अगर क्लास देखने के बाद में कोई भी तरह का मतलब उसमें संदेह होता है, क्लास समझ में नहीं आता, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया क्वेश्चन पूछने के लिए, और ईमेल आईडी भी दिया गया कि अपना क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते स्टूडेंट्स। और ये क्या है, प्रोवाइडेड वेयर स्टूडेंट कुड रजिस्टर देयर डाउट, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे अपना डाउट्स को वहाँ पे लिखित दे सकते हैं, या फिर बोल के भी टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। सो आफ्टर कलेक्टिंग डाउट फॉर 1 वीक द पैनल विल क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ स्टूडेंट, तो 1 वीक में जितना भी डाउट आएगा उसको फिर क्या किया जाएगा, इसको क्लियर कर दिया जाएगा डाउट को। एक क्लास का सेशन फिर से दूरदर्शन पर चलाकर उसका पूरा डाउट का क्लास को चलाकर उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, डीडी नेशनल पे भी क्या होगा, दूरदर्शन पे चलेगा ये प्रोग्राम। फिर है रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्चेस तत्पर प्रोग्राम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट्स, तो एक तत्पर प्रोग्राम लाया गया किसके लिए, जो ट्रांसपोर्ट के मतलब माइग्रेंट्स थे, जो इधर उधर घूमते थे, जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित रखते थे, उसके लिए एक तत्पर नाम का एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 18 मई 2020 को रांची डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था ये तत्पर प्रोग्राम। किस लिए लॉन्च हुआ था, टू हेल्प द माइग्रेंट्स वर्कर, किसके लिए लॉन्च हुआ था, तो माइग्रेंट वर्कर जो कि बाहर रहते थे, उसके वो जो कार्य के लिए बाहर जाते थे उन लोगों के लिए। और उसको क्या करना था, तो टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेस टू ऑन बस इंस्टेड ऑफ टायरसम ट्रैवल बाय फुट, तो बहुत सारे लोग देखे थे कि लॉकडाउन जब हुआ था तो पैदल ही चलना शुरू कर गए थे। तो यहाँ पे हेमंत सोरेन ने क्या किया था, तत्पर का प्रोग्राम को लॉन्च किया था, और जितने भी माइग्रेंट वर्कर थे उन लोगों के लिए बस भेजा था, और उसी बस से फिर क्या किए थे, माइग्रेंट वर्कर को लेके आए थे। तो इसका डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 18 मई 2020 को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था तत्पर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो माइग्रेंट वर्कर के लिए। ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हेल्पलाइन का नंबर कितना था, तो 1950। सो इसके लिए क्या था, अरेंजिंग बस, ये क्या था, बस को अरेंज करने के लिए था हेल्पलाइन नंबर। सो मास्क एंड फूड पैकेट प्रोवाइडेड, इसमें क्या क्या दिया गया था, मास्क भी दे रहे थे और फूड पैकेट भी प्रोवाइड कर रहे थे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स ट्रैवलिंग थ्रू फूड, तो जितने भी वर्कर्स पैदल चल रहे थे उनका डिटेल निकाला जा रहा था, उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा था। और 16 मई 2020 हेमंत सोरेन इंस्ट्रक्टेड 20 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर किए थे, इंस्ट्रक्ट किए थे 20 डिस्ट्रिक्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट ट्रैवलिंग बाय फुट। और सबको कहे थे कि कोई भी मतलब जो वर्कर है, जो मजदूर है, वो पैदल नहीं चलेंगे। इसके बाद 4 मई 2020 को 3 स्कीम्स लेकर आए थे, किसके लिए, रूरल जॉब क्रिएशन, यानी कि गांव में क्या है, मतलब रोजगार का नया क्षेत्र का मतलब संरक्षण करना या फिर क्या करना, क्रिएशन करना, मतलब नए नए क्षेत्रों को जानना और उसका पहचान करके लोगों को जॉब देना, यानी कि रोजगार देना। सो बिरसा हरित ग्राम योजना, पहला योजना कौन सा था रोजगार के लिए, बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरा था नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और तीसरा था वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। चलिए देखते हैं, तो ये क्या है, टू प्रूव वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्कर्स इन द रूरल एरिया डिवाइस्ड इन कन्वर्जेंस विद मनरेगा। तो क्या है कि जितने भी वेजेस थे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो दिए जाते थे, जो वर्कर को दिए जाते थे, वो कहाँ पे देते थे, रूरल एरियाज में। उसका कन्वर्जेंस किसके साथ किया, यानी कि उसको मिला दिया किसके साथ में, एम जी नरेगा के साथ में, MGNREGA। अब ये तीन तीन योजना सरकार को लॉन्च करने का क्यों ज़रूरत पड़ा, तो आप तो जानते ही हैं कि जब हेमंत सोरेन सरकार का गठन हो रहा था तो उन्होंने घोषणा किया था इलेक्शन में कि 5 लाख रोजगार देंगे 1 साल के भीतर में। तो ऐसा तो हो नहीं पाया था, तो इसके लिए क्या किए थे, तीन तीन योजना एक साथ में लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस समय क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था, वो कितना प्रतिशत पहुंच गया था, 47.1%, विच इज़ डबल द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज से कितना था, डबल था अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है द 3 स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 6 लाख, तो कितना, ये 3 स्कीम 6 लाख से ऊपर के स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर को क्या करेगा, रोजगार देगा। जो बाहर से माइग्रेंट लेबर आए थे, जो कि मजदूर थे, उन लोगों को क्या देगा, रोजगार देगा। कहाँ पे, तो टू स्टेट एंड रिवाइव इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, तो अगर रोजगार सबको मिलेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी भी बढ़ोतरी होगा। इसके कारण ये तीनों योजना को लॉन्च किया गया था। अब इससे क्या हो करने के लिए संबंधित था, तो कीपिंग लॉन्ग टर्म गोल, बहुत लंबे अवधि के लिए क्या करना था, इसको चलाना था, ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एसडीजी का गोल जो था कि जॉब क्रिएशन भी था, तो क्रिएटिंग न्यू एसेट्स, अगर किसी को नया जॉब मिलेगा तो वो क्या होगा, देश के लिए एसेट क्रिएट होगा, मतलब क्या होगा, एक तरह का संसाधन उसके लिए मतलब जमा किया जाएगा, नया बनेगा। तो इसीलिए क्या था, ये तीनों रोजगार योजना चालू किए गए थे। इसके बारे में कहता है NPJSY के बारे में कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, क्रिएशन ऑफ एग्रीज वाटर स्टोरेज, और उसके बाद क्या है, सेविंग रेन वाटर एंड रनवे ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या क्या काम था, तो जितने भी वाटर है यानी कि जल है उसका संरक्षण करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, फिर क्रिएशन ऑफ वाटर स्टोरेज, मतलब कि वाटर जो जल का है उसको स्टोर करके रखने का क्षमता बढ़ाना, सेविंग रेन वाटर, जो बारिश में पानी आता है वो धुल के निकल जाता है, उसको क्या करना है, कहीं पे सेव करके रखना है। और रनवे ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का रनवे को भी बना के चलना था। अब चलिए देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना, इसका क्या क्या लक्ष्य था। तो 2 लाख एकड़ में ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर एफॉरेस्टेशन, तो 2 लाख एकड़ में क्या करना था, फिर से जंगल भूमि को संरक्षित करना था, एफॉरेस्टेशन करना था, यानी कि फिर से पेड़ लगाना था। बाई प्रोवाइडिंग 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, तो 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स यानी कि जो फल देंगे वो पेड़ लगाने थे। टू मोर देन 5 लाख फैमिलीज टू इनिशिएट प्लांटेशन, मेंटेनेंस, लैंड वर्क एंड एफॉरेस्टेशन, तो 5 लाख फैमिली को 100 ऐसे फलदार पौधे देने थे जिसको वो अपने आसपास के क्षेत्रों में लगाएंगे, और इसका फिर प्लांटेशन करेंगे यानी कि प्लांट करेंगे, उसको फिर मेंटेन करेंगे जो 100 पौधे हैं, फिर लैंड वर्क, जो भी ज़रूरी ज़मीन से जुड़े कार्य है उसको करेंगे, और फिर एफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि जितने भी बंजर भूमि है उसमें पेड़ लगाने का काम करेंगे। और इसको भी किससे जोड़ दिया गया था, MG नरेगा से जोड़ा गया था, बिरसा हरित ग्राम योजना। अब है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। ये क्या था, लिंकिंग स्पोर्ट्स विथ रूरल जॉब स्कीम्स, तो जितने भी स्पोर्ट्स थे उसको किससे जोड़ देना था, तो रूरल जॉब से जोड़ देना था। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बूस्ट इन स्पोर्ट थ्रू द स्कीम अराउंड 5,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड आर प्लान टू सेटअप फॉर वन ईच 4,300 पंचायत्स। तो यहाँ पे क्या है कि 5,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना था
इसके लिए प्लानिंग किया था। और इसके बाद क्या है, हर एक 4300 पंचायत में हर एक में क्या होना था, एक एक ठो मतलब स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड बनाना था या फिर उस तरह के चीज़ों का निर्धारण करना था यहाँ पे जहाँ खेल को बढ़ावा मिल सके। तो कितने थे, 5000 इसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने थे। कितने विलेज में, 4300 पंचायत में, और हर पंचायत में एक एक ये ग्राउंड होना था। अब कहता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी फॉरेस्ट है उसको किस में लगाना था, नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में। तो क्या कहता है, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग डाइवर्टेड टू अदर प्रोजेक्ट थ्रू आउट इंडिया बाय गवर्नमेंट। तो बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को क्या कर रहे थे, और अलग अलग प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर रहे थे थ्रू आउट इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष में। तो चलिए देखते क्या क्या है इसमें। A total of 11,467.83 हेक्टर, 11,467.83 हेक्टर को क्या किया, यानी कि अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 114.68 स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्वायर किलोमीटर और हेक्टर दोनों में याद रखिएगा, नंबरिंग भी दे सकता है कि कितने हेक्टर को फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री लैंड में यूज़ कर रहा है झारखंड गवर्नमेंट। तो 114.68 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 11,467.83 हेक्टर। फॉरेस्ट लैंड को क्या किया, डाइवर्ट किया 22 स्टेट में, 22 जिलों में ये कार्य हुआ बिटवीन जनवरी 1 से लेकर नवंबर 6 तक 2019 का। सो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको कौन डाइवर्ट कर सकता था, तो यूनियन मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। और यही एनुअल रिपोर्ट जब 2019-20 का आया था तो यहाँ कहता है कि डाइवर्जन जो नॉन फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में डाइवर्ट किया था, वो 932 नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स थे। कितने थे, 932 नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स। ये नंबर याद रखिएगा, 932 नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स थे। किसके अंतर्गत, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत थे 932 नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स। तो 14 प्रोजेक्ट्स उड़ीसा का डाइवर्ट किया गया था। 14 प्रोजेक्ट किसके थे, उड़ीसा के थे, जिसको डाइवर्ट किया गया था। 4514 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो किसके कितना हेक्टर इसको डाइवर्ट किया गया, तो 4514 हेक्टर का, विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल डाइवर्टेड फॉरेस्ट। तो एक तिहाई था टोटल डाइवर्टेड फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए। फिर कहता है कि 11 प्रोजेक्ट तेलंगाना के थे। कितने प्रोजेक्ट तेलंगाना के थे, 11 प्रोजेक्ट। और इसमें कितना लैंड को डाइवर्ट किया गया था, फॉरेस्ट लैंड को, तो 2055 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए। और जो हम सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछे थे आपसे, वो क्या था कि कितने प्रोजेक्ट्स झारखंड के डाइवर्ट किए गए थे। तो टोटल 11 प्रोजेक्ट्स क्या थे, झारखंड के डाइवर्ट किए गए थे फॉरेस्ट लैंड से नॉन फॉरेस्ट्री लैंड पर्पस यूज के लिए। और कितना हेक्टर ऑफ लैंड था, तो 869.99 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट लैंड था। फिर कहता है कि 220 प्रोजेक्ट एमपी का डाइवर्ट किया गया था। कितना प्रोजेक्ट एमपी में है, 220 प्रोजेक्ट एमपी का डाइवर्ट किया गया, जो कि कितना है, 795.36 हेक्टर लैंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब है द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन हरियाणा वेयर द टोटल डाइवर्जन ऑफ 519.53 हेक्टर फॉर 251 प्रोजेक्ट्स। तो सबसे ज़्यादा नंबर प्रोजेक्ट का डाइवर्जन कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। नाउ गोवा का कितना किया था, तो 0.93 हेक्टर, छत्तीसगढ़ का 207.99 हेक्टर, और फिर केरल का 0.26 हेक्टर। सब फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए डाइवर्ट किया गया था। टोटल 932 प्रोजेक्ट्स को डाइवर्ट किया गया है फॉरेस्ट लैंड का। और टोटल एरिया कितना डाइवर्ट किया गया फॉरेस्ट लैंड का, 11,467.83 हेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन के यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, तो बाबुल सुप्रियो। ये याद रखिएगा। Now, Center approved funds for implementation of जल जीवन मिशन इन मध्य प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा कि ये जो फंड था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जल जीवन मिशन, किस मिशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन का, तो जल जीवन मिशन के लिए। कहाँ कहाँ पे ये शुरू होगा, तो मध्य प्रदेश में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। तो चलिए इसमें क्या क्या है जल जीवन मिशन में हम लोग देखते हैं। तो इसका अनाउंसमेंट कौन किए थे जल जीवन मिशन का, तो प्रधानमंत्री पीएम कब, 2019 में जल जीवन मिशन का। और इसका लक्ष्य क्या था, तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो जितने भी हाउस होल्ड उसमें क्या लगाना था, टैप कनेक्शन, जिससे पानी आता है, टू 18 करोड़ हाउस होल्ड। कितने घरों में लगाना था, तो 18 करोड़ घरों में लगाना था ऑफ द कंट्री बाय ईयर 2024। 2024 तक 18 करोड़ घरों में टैप कनेक्शन लगाना था।
सो अर्लियर फंड अप्रूव्ड फॉर असम, मेघालय, उड़ीसा एंड बिहार। तो इसके पहले किसके किसके लिए फंड अप्रूव किया गया था? तो असम के लिए, मेघालय के लिए, उड़ीसा के लिए और बिहार के लिए। और सेंटर अब अप्रूव किया है स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में क्या क्या है वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूव की थी 1280 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एक्शन प्लान फॉर 2021 बाय एमपी नेशनल कमेटी चेयर्ड बाय परमेश्वर अय्यर। तो इसके नेशनल कमेटी के चेयरमैन जो इसको रखे थे बात को, वो कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे, जो कि सेक्रेटरी थे ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके सेक्रेटरी कौन है? तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तो परमेश्वर अय्यर हैं। सो एमपी का क्या प्लानिंग था? तो यहाँ पे का प्लानिंग था कि 100% क्या होना चाहिए? फंक्शनल हाउस होल्ड, मतलब जितने भी घर हैं वहाँ पे उसमें वाटर कनेक्शन, टैप वाटर कनेक्शन पहुँचना चाहिए 2023-24 तक, पूरा 100%। सो फाइनेंशियल 21 प्रोवाइड कनेक्शन टू 26.27 लाख हाउस होल्ड्स। तो मध्य प्रदेश में ये बात हो रहा है, 26.27 लाख हाउस होल्ड को क्या हो गया था? रूरल एरिया में टैप कनेक्शन मिल चुका था मध्य प्रदेश में। सो प्रायोरिटी इज गिवन टू स्केर्स एरियाज। जहाँ पे कहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जा रहा था? तो स्केर्स एरिया मतलब जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी। फिर या फिर SC ST डोमिनेटेड विलेजेस, जहाँ पे SC ST का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा विलेज में होगा वहाँ पे। या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर संसद आदर्श ग्रामीण योजना। तो जो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सरकार वहाँ पे संसद आदर्श ग्रामीण योजना के अंतर्गत था, वहाँ पे टैप कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो वहीं जल जीवन मिशन का झारखंड के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कितना अप्रूव की थी? तो 572.23 करोड़ रुपया। सो इसको भी कौन चेयर किए थे? परमेश्वर अय्यर। वर्चुअली ये चेयर किए थे, मतलब फ़ोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वर्चुअल चेयर किए थे परमेश्वर अय्यर। और वहाँ पे किए थे प्लान टू हैव 100% हाउस होल्ड कवरेज बाय 23-24। तो जैसा मध्य प्रदेश में मांग था, यहाँ पे भी वही चीज़ प्लान किए थे कि 100% हाउस होल्ड 2023-24 तक सबके घर में टैप वाटर कनेक्शन होगा। सो वाइल फाइनेंशियल ईयर 21 इट विल इनेबल 12 लाख हाउस होल्ड विद टैप वाटर। तो फाइनेंशियल 21 में तक में कितना घरों में लग गया था? तो 12 लाख घरों में टैप वाटर कनेक्शन लग गया था। तो 12 लाख घरों में ये क्या हो गया था? टैप वाटर कनेक्शन लग चुका था, कंसिस्टिंग ऑफ 100% कवरेज। तो 100% का कवरेज था। लेकिन याद रखिएगा, ये 100% का कवरेज कहाँ था? सिर्फ 15 ब्लॉक्स में था। और 47 विलेजेस में अगर जोड़ा जाए तो सिर्फ 16% कवरेज मिला था। सो कहता है 2019-20 में 267.069 करोड़ रुपया मिलेगा, और 2020-21 में 572.24 करोड़। ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो 201 करोड़ रुपए, जिससे कि शुरुआत हुआ था इसकी योजना का। और इस साल का एलोकेशन जो 2020 का था 572.24 करोड़ रुपए। सेंट्रल कितना फंड दे रही है इसमें? 773.28 करोड़ रुपया। इस योजना के लिए जो स्टेट का शेयर है वो 1605.31 करोड़ रुपए है, जो कि JJM के मिशन के लिए वो देगा अपने बजट में। अपार्ट फ्रॉम एबव 1689 करोड़ एलोकेटेड अंडर 15 फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 1689 करोड़ रुपए क्या किया गया था? 15 फाइनेंस कमीशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देने की बात कही गई थी जल जीवन मिशन के लिए। और ये कहता है कि 50% इसका पैसा 2020-21 में मैंडेटरी था कि किसमें खर्च करना था? वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए। तो पूछा यहाँ से क्वेश्चन जाएगा कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी बजट में प्रावधान किए गए थे जल जीवन मिशन में, उसमें कितने पैसे खर्च करने थे? तो 50% जो अमाउंट लगाया गया था उसके उतने पैसे वाटर और सैनिटेशन में खर्च करने थे। Now central government pushes for 100% household tap connection in rural areas of West Bengal। तो वेस्ट बंगाल के लिए भी क्या है? 100% का टैप वाटर कनेक्शन के लिए बात कहा गया था। तो परमेश्वर अय्यर जो थे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किए, झारखंड को रिप्रेजेंट किए, लेकिन वेस्ट बंगाल अभी भी क्या किया? अपना AP, अपना नेशनल कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं किया था। सो वेस्ट बंगाल हैज़ 1.63 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स। वेस्ट बंगाल के पास में कितना रूरल हाउस होल्ड है? 1.63 करोड़। और कहता है कितने सारे विलेज हैं वहाँ पे? तो 41,357 विलेज है, और 2 लाख हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन वाटर का बात कहा गया था वहाँ पर। 2020-21 का टारगेट था कि हर एक घर में क्या होगा? टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और कितने घर होते हैं वहाँ? 64.43 लाख हाउस होल्ड को
और शॉर्टफॉल ऑफ 32.19 लाख प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का टारगेट वेस्ट बंगाल रखा था 32.19 लाख, और जो कि आगे बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बोला था कि 64.43 लाख घरों में टैप वाटर कनेक्शन देंगे। तो वेस्ट बंगाल वुड रिसीव कितना, इसको पैसा मिलेगा 5515 करोड़, जो कि जल जीवन मिशन में स्पेंड करेगा, जिसमें से 4412 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल क्या है 15 फाइनेंशियल कमीशन में ग्रांट भी कर दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड में। अब जेजेएम के बारे में देखते क्या है। सो यहाँ पे था कि एवरी रूरल हाउस होल्ड में क्या होना चाहिए था, एस्योर्ड, मतलब कि एकदम पूरा निर्धारित होना चाहिए था अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर एट सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटल पर डे, यानी 55 लीटर। ये क्वेश्चन में बनता है कि कितने लीटर पर कैपिटल पर डे पानी मिलेगा, तो 55 लीटर हर हाउस होल्ड को पोर्टेबल वाटर मिलेगा। इसके लिए क्या था, एस्योरिटी था, मतलब कि एकदम श्योर था कि उसको उतना देना है। तो तीनों स्टेट में मिलाकर एस्टिमेटेड आउटले कितना था, 3.60 लाख करोड़ रुपया, जिसमें सेंटर और स्टेट का शेयर कितना था, तो सेंटर 2.08 लाख करोड़ और 1.52 लाख करोड़ स्टेट देगा इसके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब देखते हैं झारखंड टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर अर्बन पुअर। तब रूरल पुअर के बारे में बात कर लिए थे, अब अर्बन पुअर जो शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग थे, उसमें मुख्यमंत्री क्या किए थे, श्रमिक योजना के लिए लॉन्च किए हैं। तो योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ये लॉन्च हुआ था 21 जून 2020 को। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट स्कीम था जिसका नाम था मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। तो इसमें क्या था कि इन्हांस लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन पुअर। तो जितने भी जो शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उसके लिए जीवन यापन करने के लिए लाइवलीहुड और उसका सिक्योरिटी प्रदान करना था। ये भी स्कीम लाइनअप था एमजी नरेगा के साथ में। सो आफ्टर केरला अय्याकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, झारखंड इज द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च अ जॉब गारंटी स्कीम फॉर द अर्बन पुअर। तो केरला के बाद में झारखंड ही दूसरा ऐसा स्टेट है जो कि अर्बन पुअर के लिए क्या किया था, एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया था जिसमें जॉब का गारंटी दिया जाएगा। तो जो केरल का था उसका योजना का नाम क्या था, अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और उसके बाद झारखंड सेकेंड स्टेट बना जो कि अपने स्टेट में अर्बन पुअर के लिए जॉब गारंटी स्कीम का योजना लेकर आई थी। लक्ष्य क्या था, तो टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर अनस्किल्ड पुअर वर्कर। तो जितने इसमें गारंटी था कि एम्प्लॉयमेंट देगा अनस्किल्ड पुअर वर्कर्स को इन अर्बन रीजन्स। तो जो शहरी क्षेत्र में होंगे उसमें जितने भी अनस्किल्ड जो कि हुनरमंद नहीं होंगे लेकिन वो गरीब वर्कर होंगे तो उनको क्या करेगा, गारंटी करेगा रोजगार देने का। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एविड द कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 के पैंडमिक के मद्देनजर एम्प्लॉयमेंट का क्या करेगा, क्षेत्र को बढ़ाएगा। सो अबाउट दिस योजना, क्या क्या इसमें है इस योजना में, चलिए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कहता है कि प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ फेल टू प्रोवाइड जॉब विद इन 15 डेज। 15 दिनों के भीतर अगर जॉब नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। दूसरा था कि मिनिमम वेज इन झारखंड 274.81 टू 438.39 बेस्ड ऑन स्किल। तो जो मिनिमम वेज था झारखंड में, सबसे कम मानदेय था झारखंड का, वो 274 रुपये 81 पैसे से लेकर 438 रुपये 39 पैसा। जिसका जिसका जैसा स्किल होगा, जिस तरह से वो कार्य कर सकते हैं, उस अनुसार 274 रुपये से लेकर 438 रुपये 39 पैसा तक दिया जाता। फिर कहता है वर्क डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। वर्क को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, कौन कौन से, तो पहला क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई, वाटर हार्वेस्टिंग जल का संरक्षण, ट्री प्लांटेशन यानी कि पेड़ पौधों को लगाना, पब्लिक वर्क जो पब्लिक के जितने भी कार्य थे उसको करना, और फिर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, जितने भी कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर के वर्क है उसके लिए ये योजना को वर्क को डिवाइड किया गया था। फिर कहता है कि फर्स्ट 30 डे अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या है कि पहला 30 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, तो फिर दूसरे बार में क्या करेगा, 1/4 ऑफ द वेजेस प्रोवाइडेड। तो अगर फर्स्ट 30 डेज अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो 1/4 वेजेस प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद रिड्यूस टू 1/2 इन सेकेंड मंथ। तो रिड्यूस करके कितना कर देगा, आधा कर देगा दूसरे मंथ में।
थर्ड मंथ में वर्कर विल प्रोवाइड बेसिक मिनिमम वेजेस, और तीसरे मंथ तक रोजगार नहीं मिलेगा तो वर्कर को बेसिक मिनिमम वेजेस 194 रुपये प्रति दिन का देना पड़ेगा। तो फर्स्ट 30 डेज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर उसके बाद 1/4 वेज प्रोवाइड करेगा, फिर रिड्यूस टू हाफ कर देगा सेकंड मंथ में, और थर्ड मंथ में अगर कोई रोजगार नहीं दिया तो बेसिक मिनिमम वेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कार्य किए 194 रुपये प्रति दिन के लिए देगा। और फिर कहता है कि अर्बन वर्कर रजिस्टर विल प्रोवाइड जॉब कार्ड सिमिलर टू लेबर ऑफ एमजी नरेगा। तो इन लोगों को क्या मिलेगा, अर्बन वर्कर को जॉब कार्ड मिलेगा, जैसे कि मनरेगा के लेबर को मिलता था। तो वैसे जॉब कार्ड प्रोवाइड कराएगा कौन, सरकार देगी। और जैसे एमजी नरेगा में क्या था कि वहाँ पे भी जॉब कार्ड बनता था 100 दिनों का रोजगार के लिए, तो यहाँ पे भी जॉब कार्ड बनेगा अर्बन वर्कर्स के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रावधान है, उसको देखते हैं। तो 18 साल या उससे ऊपर का उम्र होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ अर्बन एरिया सिंस अप्रैल 1 2015, यानी कि वहाँ का निवासी होना चाहिए 1 2015 के बाद का। अच्छा, दूसरी बात है कि स्टूडेंट हैव एमजी नरेगा कार्ड इन रूरल एरिया। तो एक अर्बन का कार्ड बना लिए, एक रूरल का, ऐसा नहीं होगा। रूरल एरिया में कोई भी एमजी नरेगा का कार्ड उस वर्कर का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है वर्कर्स स्टेइंग इन गवर्नमेंट शेल्टर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो जितने भी वर्कर अगर गवर्नमेंट का शेल्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट बनाई है रहने के लिए घर, अगर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 साल के लिए अगर रह रहे, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें सबसे मुख्य विषय बातें क्या है, तो देखिए, अप्रूवल ऑफ स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन कंडक्टेड बाय अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो कर रहा है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, कौन कर रहा है, तो स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन कंडक्टेड बाय अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। किसके अंतर्गत कर रही है, तो अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको कर रही है। इसके लिए जो नोडल ऑफिसर होंगे वो कौन कौन होंगे, तो म्यूनसिपल कमिश्नर होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, स्पेशल ऑफिसर होंगे और म्यूनसिपल बॉडीज होंगे। और 2.5 लाख या फिर 30% अनस्किल्ड JRDD, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि उतने अनस्किल्ड वर्कर कितने होंगे, 2.5 लाख हो सकते हैं, या 30% अनस्किल्ड वर्कर हो सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में अप्रैल, मई और जून का करंट अफेयर्स। और जो सबसे पहले शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें क्या था कि 11 स्टेट में 11 प्रोजेक्ट था झारखंड का, जिसको क्या किया गया था, फॉरेस्ट लैंड से नॉन फॉरेस्ट लैंड के रूप में कन्वर्ट किया गया था। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट कहाँ पे कराया गया था, तो हरियाणा में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।